ये पेज नंबर 9 का 19 का आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। सैमसंग लिमिटेड, बराबर। इसका सॉल्यूशन अभी समझा रहा हूँ आपको। अब इसमें देखें, पहले जो स्टॉक है वो कहाँ पे आएगा? स्टॉक आपका आएगा सीजीएस में। सब लिखते जाओ। सीजीएस में तुम्हारा स्टॉक आएगा। फिर परचेज भी सेम सीजीएस के अंदर आ जाएगा। व्हीकल एट कॉस्ट लिखा है, वो तुम्हारी टेंजिबल असेट्स में आएगा। सेम फर्नीचर भी टेंजिबल असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी भी टेंजिबल असेट्स में। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो आपका अदर एक्सपेंस में आएगा। स्टाफ सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर ट्रेड डेटर्स है, वो तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर है वो तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। फिर सेल्स प्रमोशन अदर एक्सपेंस में। फिर ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन सेम अदर एक्सपेंस में। कैश ऑन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। सेम कैश एट बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंस कॉस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स है वो तुम्हारा लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। एसेट साइड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में। फिर यहाँ पे इक्विटी कैपिटल है, तो वो तो कैपिटल में जाएगा। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी कैपिटल में आएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको अपने रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट में लिखेंगे। रिटेन अर्निंग RE उसके स्टेटमेंट में लिखेंगे। जनरल रिजर्व है, उसको रिजर्व एंड सरप्लस में अपने लिखेंगे RS। फिर टर्म लोन है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग LTB। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो टेंजिबल असेट्स के अंदर लिखेंगे दोनों। फिर 12% डिबेंचर्स, वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। फिर सेल्स है, वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अदर इनकम। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स है, वो ट्रेड पेबल्स में आएगा। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, उसकी एंट्री अपने देखेंगे कैसे करना है, वो उसको एडजस्टमेंट के अंदर अपने चेक करेंगे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। खाली अपने ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज कहाँ पे आएगी वो लिखिए। अब एडजस्टमेंट अपने देखते हैं। देखो, सबसे पहला तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, तो 2 एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक की। पहली एंट्री आएगी उसकी तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर, और दूसरी एंट्री तुम्हारी CGS के अंदर, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, राइट। अब इसके बाद में प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसको टेंजिबल एसेट्स वाले स्टेटमेंट में लिखेंगे पहली एंट्री। और जो उसकी दूसरी एंट्री है, वो दूसरी एंट्री अपने करेंगे डेप्रिसिएशन। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, वो क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स।
तो इसको अपने एंट्री में कैसे करेंगे ना वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी सिंपल एंट्री पास करनी है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऐसे करेंगे। क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और ये जो तुम्हारा 25,000 था ना बैलेंस, वो सिर्फ एक ही जगह पे ट्रांसफर होगा, और वो आएगा तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। कहाँ पे चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर। तो इसका मतलब कि इसमें आधे साल का इंटरेस्ट पे करने का बाकी होगा। दो एंट्री करेंगे, एक तो तुम फाइनेंस कॉस्ट में इसकी एंट्री करोगे, और दूसरा शॉर्ट सॉरी अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी में उसकी दूसरी एंट्री करेंगे, OCL। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया है? रिकमेंड किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 20% डिविडेंड और इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर तो ऊपर लिखा ही है परसेंटेज, और 20% इक्विटी शेयर के ऊपर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना है तुम्हारा? 15.45%। दो एंट्री, पहली एंट्री इस 5 एंट्री आएगी टोटल इसकी। 1 2 3, एक मिनट, 3 4, 4 एंट्री आएगी दोनों, यानी 4 यानी टोटल 8 एंट्री आएगी। पहली एंट्री आएगी तुम्हारी रिटेन अर्निंग के अंदर, एंट्री सब में एक जगह पे आएगी। पहले रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट में अपने इसको एंटर करेंगे, और दूसरी एंट्री उसकी आएगी बाद में तुम्हारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, यानी STP, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में उसकी एंट्री अपने करेंगे। फिर क्लेम ऑफ 75,000, इसको कंटिजेंट लायबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे अपने? कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। इसकी एंट्री फुटनोट में करेंगे। करंट ईयर का टैक्सेशन सेम, उसकी एंट्री तुम P&L अकाउंट में करोगे, मतलब टैक्स के अंदर करोगे, और दूसरा STP के अंदर, एक टैक्स में और दूसरी आएगी तुम्हारी एंट्री STP यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, खाली छोड़ देना है पहले, बराबर, उसके बाद में उसकी लास्ट में अपने एंट्री कर। इन केस ऑफ फ्रैक्शन तो राउंड ऑफ कर देना उसको नियरेस्ट रूपी के अंदर, वो तो हर सम के अंदर अपने अंडरस्टूड है। अब आप सम को अपने पास रखो, सम को अपने पास रखो, बराबर, और लिखा हुआ है ये सम। तो जिसने लिखा हो तो आगे आ जाए, ये दोनों बेंच वाले साथ में देखेंगे, बराबर। पहले नोट्स की तरफ ध्यान देना, और क्वेश्चन तुम साथ में रखो सीधा पे। देख, ये आपके सामने सम है, उसका सोल्यूशन पूरा। ओके, पहले अपने नोट्स से शुरुआत करते हैं, नोट्स बनाएंगे अपने उसके। ज्वाइन हो जाए, कल की लिंक से ज्वाइन हो जाए, कल जो लिंक थी ना उससे ज्वाइन हो जाए। वीडियो बंद कर दे। देखिए अभी अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोट्स, ये नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, अपने वहां से शुरुआत करेंगे पहले, राइट। तो सबसे पहली जो नोट है वो कौन सी बनेगी तुम्हारी? इसको देखता हूँ डायरेक्ट, तो पहली नोट अपने देखे सबसे पहले तुम्हारी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अपने क्या देखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। फर्स्ट है तुम्हारी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दी नहीं है,
तो नहीं दे इसको सामने डैश कर दिया। अब इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन देखो पहले, साथ में क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की दी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुमको 5 लाख की दी, राइट। तो दोनों यहाँ पे लिखे 15 लाख की कैपिटल हो गई। पहली नोट तुम्हारी कंप्लीट, पहली नोट तुम्हारी कंप्लीट हो गई इसके अंदर। अब रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। आप अगर देखो तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख, तो अभी सिर्फ 1 लाख लिखा जाएगा। बाकी कोई बात अभी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बाकी कोई चीज यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ 1 लाख और उसको खाली छोड़ देने का, यानी मतलब 3-4 लाइन उसकी छोड़ देने की। और रिजर्व एंड सरप्लस का जो तुम्हारी ये कॉलम है यानी नोट है ना, उसको आधा छोड़ देने का, टोटल अभी नहीं करने का उसका। दो जगह पे टोटल नहीं करेंगे। पहला कौन सा टोटल नहीं करेंगे? पहला रिजर्व एंड सरप्लस का नहीं करेंगे और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन का टोटल नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में नहीं करने का, सब पूरा हो जाए ना और जब अपने पोस्टिंग करना चालू करें पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर, तब उसका अपने टोटल करेंगे। ओके। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में तुमने दो चीजें लिखी है। एक क्या लिखा है तुमने लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर? लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर तुमने बैंक लोन लिखी है, यस बैंक से जो लोन लिए वो 3 लाख रुपए की और 12% के डिबेंचर्स। इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो चीज को कि इंटरेस्ट यहाँ पे अपने नहीं लिखते नेवर। तो ये दोनों चीजों की एंट्री यहाँ पे आपने की है, देखो 3 लाख की और ये 5 लाख की। ओके, सिंगल एंट्री। ट्रायल बैलेंस की हर एंट्री सिंगल आएगी। फिर अपने नोट नंबर 4 देखे तो उसमें ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या आता है? सिर्फ तुम्हारे क्रेडिटर्स, दूसरा कुछ नहीं। और अगर बिल्स पेबल हो तो भी यहाँ पे आएगा, पर बिल्स पेबल कोई सब में होगा ही नहीं। ट्रेड क्रेडिटर्स है 1.25 लाख रुपए यहाँ पे लिखते हो। फिर अदर करंट लायबिलिटीज, क्या लिखा है? अदर करंट लायबिलिटीज, मोस्ट इंपोर्टेंट। अदर करंट लायबिलिटी को आपको इन्हें देखना पड़ेगा पहले तो वर्किंग करके। कैसे? तुम्हारे डिबेंचर्स देखो, ध्यान दो, डिबेंचर्स 12% के। अब 12% के डिबेंचर के ऊपर नॉर्मली तुम्हारा इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? देखो तुम्हारे डिबेंचर से टोटल कितने के? 5 लाख। 5 लाख के तुम्हारे डिबेंचर से अगर उसके ऊपर मैं 12% इंटरेस्ट करता हूँ तो 12% इंटरेस्ट कितना आएगा तुम्हारा? 60,000 तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, 60,000। राइट। लेकिन तुमको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखो डेबिट साइड पे थर्ड लास्ट, क्वेश्चन में देखो डेबिट साइड पे थर्ड लास्ट में कितना दिया है? सिर्फ 30,000 रुपए दिया है। इसका मतलब कितना कम दिया है तुमको? 30,000 कम दिया है। तो अपने 30,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री की है और वो यहाँ पे 30,000 की एंट्री तुमको दिख रही है, ये रही 30,000 की एंट्री। ओके, तो 30,000 की एंट्री समझ में आई कैसे आई? तो इसकी दूसरी एंट्री बाकी है, तो बाकी इसलिए मैं क्या किया है, देखो मैं हमेशा ये चीज करता हूँ, हमेशा मैं ये चीज करता हूँ, राउंड कर देता हूँ ऊपर, इस तरह से सर्कल कर देने का, इस तरह से राउंड कर देने का। अगर आप राउंड करोगे ना तो पता चलेगा कि इसकी सेकंड एंट्री तुमको करने की बाकी है, इसकी सेकंड एंट्री तुमको करने की बाकी है, तुमको पता चलेगा। ओके। अब इसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला बाकी छोड़ देने का, पूरा खाली का खाली छोड़ दो, 5-7 लाइन उसके अंदर छोड़ के उसको आगे बढ़ जाने का। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना, इसके अंदर वापस रिपीट कर लेना इसको। अब मैं टेंजिबल एसेट्स आपको समझा रहा हूँ। टेंजिबल एसेट्स दो अलग अलग तरीके से कर सकते, ये वाली मेथड भी इजी है, ये वाली मेथड भी इजी है। पहले क्या देखो कि तुमको फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट कॉस्ट, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो फर्नीचर एंड फिक्चर 7.5 लाख रुपए और साथ में स्टोल डाउन, हाँ जी देखो इसमें फर्नीचर एंड फिटिंग्स उसके साथ में व्हीकल को प्लस कर दिया गया, यानी तुम्हारे व्हीकल्स कितने के? 5 लाख के, तुम्हारे व्हीकल्स है 5 लाख के, तो 5 लाख के व्हीकल्स के अंदर अपने दूसरा क्या कर दिया, ये जो तुम्हारे फर्नीचर है 7.5 लाख के,
वो 7.5 लाख का हमने फर्नीचर इसके अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो साथ में आ गया तुम्हारा कितना, 12,50,000। 12,50,000 साथ में आ गया। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि सामने व्हीकल का कुछ भी दिया नहीं है। देखो उसके बिल्कुल सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखते हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर किसका दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 1 लाख रुपए दिया गया है। ओके, सोल्ड, और मुझे इसके अंदर करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 या 2 एंट्री के अंदर। ओके, मैं बाद में बोलता हूँ ये तो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी का नीचे देखो, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है आपको। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट कितनी है, 25 लाख, उसमें सामने प्रोविजन 4 लाख का दिया गया, राइट। तो वो 4 लाख का प्रोविजन अपने यहाँ पे करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो एक खाली जगह छूट गई है ना, खाली जगह आपको दिख रहा है, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में, वहां पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नीचे डैश करके लिखो व्हीकल, वहां जो खाली जगह लिखी है ना वहां पे व्हीकल लिखो और 50,000 लिख दो सामने, व्हीकल और सामने लिख दो 50,000। तो अब टोटल आ गया 1.5 लाख जो तुमने लिखा है अंदर, 1 लाख फर्नीचर के ऊपर और 50,000 व्हीकल के ऊपर, दोनों को मिला तो 1.5 लाख यहाँ पे आ गया, जो आपको एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सोल्यूशन में दिख रहा है, देखो ये 1.5 लाख। ओके, अब ये तो तुमने माइनस कर दिया, बराबर। अब तुम नीचे एक चीज और देख रहे हो एडजस्टमेंट के अंदर, तो एडजस्टमेंट आप नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 13.91% डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर और व्हीकल के ऊपर 18.10। अब मगज में आया तुम्हारे कि मैंने फर्नीचर और व्हीकल को साथ में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन सेम है, समझ में आया ना, इसलिए मैंने फर्नीचर और व्हीकल को क्या कर दिया, दोनों का टोटल करके यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो अब तुम्हारा किसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनेंगे अपने, ये 11 लाख के ऊपर अपने डेप्रिसिएशन गिनेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जो 11 लाख है उसके ऊपर अपने डेप्रिसिएशन 18.10%, ये 11 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन गिनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 21 लाख के ऊपर अपने डेप्रिसिएशन गिनेंगे कितना, 13.91%। इसके ऊपर भी मैंने दोनों को यहाँ पे टिक किया हुआ है, राउंड करना कंपलसरी है क्योंकि इसकी सेकंड एंट्री आपकी बाकी डेप्रिसिएशन की 1,99,100 की और 2,92,110 की दूसरी एंट्री तुम्हारी बाकी, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने सर्कल किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे टिक करके सर्कल किया हुआ है, राइट। ये इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है क्योंकि इसकी सेकंड एंट्री अपनी बाकी रहती है इसकी वजह से। ओके, सेकंड एंट्री कहाँ पे लिखेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन की शेड्यूल के अंदर पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये खत्म हुआ, सबसे डिफिकल्ट यही होता है डेप्रिसिएशन वाला। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हमने फर्नीचर और व्हीकल को साथ में लिखा क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन सेम दिया है, तो हमने फर्नीचर और व्हीकल का टोटल कर दिया और ओपनिंग बैलेंस एट कॉस्ट में 12.5 लाख एक साथ में लिख दिए। उन दोनों के ऊपर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था वो 50,000 और 1 लाख उसको भी साथ में लिख के हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस जो था वो। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी वैसे ही 25 लाख के अंदर से 4 लाख माइनस किया, जो डेप्रिसिएशन के परसेंटेज दिए क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में, उसको अपने ये माइनस की हुई फिगर के ऊपर करेंगे, यानी 18.10% भी 11 लाख पे किया जाएगा और 21 लाख के ऊपर अपने 13.91% करेंगे, दैट्स इट। ओके, दोनों का टोटल अपने यहाँ पे लिख देना है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी तुमने यहाँ पे टिक किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1,35,000। फिर इन्वेंट्रीज आती है यानी तुम्हारा स्टॉक, ये स्टॉक कहाँ पे, एडजस्टमेंट पे, इसीलिए देखो यहाँ पे टिक किया हुआ है। राउंड जहाँ पे किया है ना मैंने, उसका मतलब समझ लेना कि राउंड का मतलब होता है कि इसकी सेकंड एंट्री अपनी बाकी है, ये जितने भी राउंड है उन सबकी सेकंड एंट्री अपनी बाकी है, राइट। फिर आता है उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल यानी तुम्हारे डेटर्स 3,25,000। फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट की एंट्री करेंगे, कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक, वो दोनों की एंट्री कर दी। फिर ये आया तुम्हारा देखो शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस, मैंने आपको बताया
अगर तुमने एडवांस टैक्स इस साल का पे कर दिया है, इस साल का एडवांस टैक्स अगर तुमने पे कर दिया है, तो फिर उसको अपने यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब के अंदर, ये आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो 5 लाख यहाँ पे लिखेंगे। और कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, याद रखो ये कंटिजेंट एंड लायबिलिटी एंड कमिटमेंट बैलेंस शीट में लिखना नहीं है, नीचे खाली लिखना है। टोटल में कोई भी जगह पे ये नहीं आएगा, पर इसकी नोट जरूर बनाने की, इसकी नोट बनाने की और यहाँ पे लिखने का 75,000। ये क्या क्या आता है इसके अंदर? कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर कोई भी केस तुम्हारा पेंडिंग हो कोर्ट के अंदर, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। कोर्ट पे केस पेंडिंग हो तो उसकी एंट्री अपने यहाँ पे करेंगे। दूसरा, अगर तुम्हारी कोई भी ऐसी, जैसे कि डिस्काउंट मैंने बिल को किया बैंक के अंदर, तो उसकी एंट्री अपने यहाँ पे करेंगे। ऑल द टाइम इन सब चीज की एंट्री तुमको करनी पड़ेगी, पर ये एंट्री अपने टोटल में नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, नीचे फुट नोट में लिखेंगे, वो आपको बताऊंगा जब आएगा तो। अब आगे देखो नेक्स्ट वाला। अब अपना ये खत्म हुआ, अब बैलेंस शीट वाला खत्म हुआ। अब जो भी कर रहे हैं वो पीएनएल का स्टेटमेंट बनाएंगे, और पीएनएल के स्टेटमेंट के लिए अपने नोट्स बनाएंगे। देखो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी तुम्हारा सेल्स, तो सेल्स तुमने लिख लिया 35 लाख जो तुमको दिया है। फिर अदर इनकम में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000, वो भी डायरेक्टली लिख दिया। अब ये आया देखो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सीजीएस, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक में परचेज प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। यहाँ तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड एंट्री खत्म। पहली एंट्री कहाँ की तुमने? इन्वेंट्री में की, और सेकंड एंट्री यहाँ पे, दो एंट्री तुम्हारी खत्म। तो इसलिए दूसरा राउंड करके अपने इसको खत्म करने का। और याद रखो जैसे ही तुम्हारा एडजस्टमेंट की दोनों एंट्री का काम खत्म हो जाए ना, वैसे उस एडजस्टमेंट को चेकड़ी मार दो कि मैंने ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया, नहीं तो भूल जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा एडजस्टमेंट? ये पहला एडजस्टमेंट। तो पहले एडजस्टमेंट के ऊपर अपने क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? चौकड़ी मार देंगे। तो ये चेकड़ी मार दो ने, तो मतलब समझ लेने का मैंने दोनों एंट्री इसकी कंप्लीट कर ली, बराबर। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये डायरेक्ट है स्टाफ सैलरी 6,40,000। फिर है तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000, लेकिन उसमें आउटस्टैंडिंग आगे अपने वर्किंग किया 60,000 होना चाहिए पूरे साल का, लेकिन अपने दिया है खाली 30,000, तो 30,000 प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे ही प्लस करो ने, वैसे ही तुरंत तुम एडजस्टमेंट नंबर 4 के ऊपर चेकरी मार देना, क्योंकि उसकी दूसरी एंट्री तुमने यहाँ पे कर ली। पहली एंट्री तुमने कहाँ पे की थी? आगे जो तुम्हारी थी अपने अदर करंट लायबिलिटी, वहां पे तुमने की, और दूसरी एंट्री तुमने यहाँ पे कर दी। जैसे ही दोनों एंट्री खत्म हो गई, बात खत्म, राइट। फिर दूसरी एंट्री इसके अंदर आएगी इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, वो सिंगल एज एंट्री है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस की आइटम है, तो इसकी दो एंट्री नहीं होती। सारे एडजस्टमेंट की चेकड़ियां तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं कर पाओगे ना तो गए। अब देखो डेप्रिसिएशन वाला आया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें आपको क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नोट नंबर 19 यहाँ पे लिखी है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं बार बार बोलता हूँ ये नोट 19 नहीं लिखना, मत लिखना ये नोट 19। अब से नहीं, ये नोट को स्किप कर देना, क्योंकि ऊपर अपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ढूंढ लिया है, तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखो उसकी दूसरी एंट्री तुम्हारी 292,110 और 199,100, तो 491,210 ये तुम्हारा टोटल आया। दूसरी एंट्री खत्म हो गई, तो अब अपने एडजस्टमेंट नंबर सेकंड के ऊपर चेकरी मार देंगे। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड के ऊपर अपने उसको कैंसिल कर देंगे, बात खत्म। ये पीएनएल में जाएगा, ओके। फिर अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस ऑलरेडी अपने ओई लिखा हुआ है 3 जगह पे, तो इसको अपने खाली लिख के यहाँ पे टोटल कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे तुम्हारी नोट्स खत्म हो गई। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? इसको पोस्ट करूंगा कहाँ पे? तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में और तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन उससे पहले एक एंट्री अपनी, यानी थर्ड एडजस्टमेंट की एंट्री को कंप्लीट कर लेते। एक जनरल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल एंट्री, यहाँ जगह है वहां पे, वैसे भी आगे तो लिखी हुई है। मैं एक जनरल एंट्री लिख देता हूँ, देखो कैसी जनरल एंट्री, इसके बारे में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के लिए। तो अपने एंट्री ऐसे लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लिखी होगी तुमने एंट्री, अंदर है ऑलरेडी। क्या करेंगे? अपने कैपिटल रिजर्व लिखेंगे इस तरह से, राइट। तो ये जो है ना तुम्हारा, ये एंट्री तुम्हारी कैंसिल हो गई, मतलब अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम इसी की एंट्री करोगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री। और ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री तुम नोट नंबर 2 के अंदर करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ करेंगे?
नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फिर ये एडजस्टमेंट को अपने क्या करेंगे, कैंसिल कर, यानी इसके ऊपर भी अपने चेकरी मार देंगे। देखो मैं बताऊं आपको कहाँ पे तुमने एंट्री की है इसकी, ये रही कैपिटल रिजर्व यानी बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दिख रहा है आपको 25,000 यहाँ पे तुमने लिख दिया है। ओके, अब अपने सीधे जाते हैं बैलेंस शीट और तुम्हारे पीएनएल अकाउंट के ऊपर। ओके, पहले पीएनएल अकाउंट को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये रहा पीएनएल अकाउंट। तो 14 नंबर के नोट से जितना तुमने लिखा है ना वो सीधा वहां से यहाँ तक कॉपी करने का है बस। पर याद रखो जब भी तुम स्टार्ट करो तो पीएनएल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट आपको लिख देना है, 2 पेज में, 2 पेज में फॉर्मेट लिखा जाएगा। राइट, 2 पेज के अंदर फॉर्मेट लिखो, फिर बैलेंस शीट का 2 पेज के अंदर फॉर्मेट लिखो। पहले फॉर्मेट पूरा कॉपी पेस्ट कर देने का, पूरा गोखने का और गोख के आपको उसको कॉपी पेस्ट कर देने का। पहले नोट्स लिखते चलेगा, कहाँ चले, पहले नोट्स लिखे नहीं चलेगा, पहले बैलेंस शीट और इसके लिए जगह छोड़ देने की। नोट्स एंड आपका वर्किंग है तो वर्किंग कभी पहले नहीं आता, वो हमेशा लास्ट में जाता है, इसलिए नोट्स एंड हमेशा लास्ट में बनाएंगे। पहले अपने क्या लिखेंगे, ये इनकम और एक्सपेंस लिखेंगे। तो इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14 में सीधा लिख दिया 35 लाख और अदर इनकम 50,000 डायरेक्ट, तो दोनों को अपने प्लस करें तो कितना आता है तुम्हारा 35,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर आता है देखो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में 16 नंबर का कौन सा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो ओपनिंग स्टॉक को परचेज में प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया ना वो वाला, तो 5.5 लाख यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हमेशा खाली रहेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री खाली रहेंगे। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वो सैलरी वाला था 6,40,000 वो यहाँ लिखेंगे। फाइनेंस कॉस्ट में वो डिबेंचर वाला और लोन के इंटरेस्ट वाला ये 80,000 ये यहाँ लिखेंगे। फिर डेप्रिसिएशन देखो, ये डेप्रिसिएशन में क्या बोल रहा हूँ आपको कि आपको अलग से उसका शेड्यूल नहीं बनाने का, अपने ये जो लिखा है ना 19 इसको खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का, ये खाली छोड़ सकते हैं, यानी तुम बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ओके, तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे 49121210 वो डायरेक्टली लिख देंगे और अदर एक्सपेंस लिख दिया, तो टोटल एक्सपेंस आ गए। अब पेज यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए आपका, और आप क्या करोगे नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा। एक्सेप्शनल आइटम है नहीं तो वो नील, और यहाँ पे ऊपर जो लिखा है एक्सेप्शनल वो निकल जाएगा, और अपने लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन टैक्स, अब वो भी नील है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी, तो फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। अब आया तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट काम, क्या, टैक्स। तो टैक्स तुमको क्वेश्चन में दिया है 7 नंबर के एडजस्टमेंट के अंदर, एज्यूम करंट टैक्सेशन 30.9%, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आता है, तुम्हारा प्रॉफिट है 1638790, तो 1638790 के ऊपर तुम 30.9% लिखोगे। जैसे ये तुमने लिखा उसको राउंड ऑफ करना है, पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन पॉइंट में नहीं लिखेंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट जीरो के अंदर, राइट, नियरेस्ट यानी वो नंबर के अंदर। अब मेरा जो मेन मकसद था वो ये समझाना कि जैसे ही टैक्स की यहाँ पे पहली एंट्री करो ना, दूसरी एंट्री तुमको एसटीपी में करनी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर तुरंत ही, यानी 1638790 के ऊपर जो टैक्स आया 5,06,386, उसकी देखो यहाँ पे दूसरी एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स के अंदर, बहुत लंबा आपको जाना पड़ेगा पीछे। ये रहा देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की सेकंड एंट्री 5,06,386 सबसे लास्ट में तुमने लिखा है। नोट नंबर 6 है ना, लास्ट में लिखा है 5,06,386। ओके, अभी 4 एंट्री देखो ऊपर है वो बाकी है, समझे ना, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि एसटीपी हमेशा खाली छोड़ देना, एक बार एसटीपी तुमको समझ में आ जाएगा तो आसानी से तुम ये काम कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 16 लाख के अंदर से 5 लाख टैक्स का माइनस करेंगे तो ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये डिसकंटिन्यूइंग वाला हमेशा कुछ भी नहीं होगा, तो सीधा ही तुम्हारा प्रॉफिट फॉर करंट ईयर आ गया 11,32,404। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, अभी तो रिटर्न अर्निंग में जाएगा। अभी कहाँ जाएगा, रिटर्न अर्निंग के स्टेटमेंट में, देखो तो रिटर्न अर्निंग का स्टेटमेंट अपने बनाएंगे रहा, तो देखो ओपनिंग बैलेंस ये क्वेश्चन में दिया है आपको, ओपनिंग बैलेंस पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आपको थर्ड दिया है, पीएनएल अकाउंट 2,50,000 बराबर, तो ये 2,50,000 यहाँ लिखा, फिर
जो इस साल का तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट 11,32,404, राइट, ये प्लस किया तो 13,82,404 आया। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम सबके ऊपर डिविडेंड दोगे, सबके ऊपर डिविडेंड। किसके ऊपर? पहले प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड। क्वेश्चन देखो, उसमें दूसरा प्रेफरेंस शेयर दिया है क्रेडिट साइड के ऊपर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 5 लाख पे 10% कितना आएगा? 5 लाख पे 10% 50,000, तो 50,000 वहां लिखा है आदिल। उसकी सेकंड एंट्री कहाँ करेंगे? एसटीपी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ये 50,000 को सीधा वहां ले जाएंगे, और ये जो 50,000 आया ना, उसके ऊपर डीडीटी चार्ज करेगा। डीडीटी कौन सी जगह पे? 5 में एडजस्टमेंट में लिखा है, 5th वाले एडजस्टमेंट के अंदर। कितना? 15.45%। तो जो 50,000 है उसका 15.45%, जो डिविडेंड आया ना उसका 15.45%। ये दोनों की एंट्री एसटीपी में जाएगी, इसकी भी यानी डिविडेंड की भी, और डिविडेंड के ऊपर डीडीटी की भी एंट्री जाएगी। अब दूसरा क्या लिखा है? 20% इक्विटी डिविडेंड देना है, तो 20% इक्विटी डिविडेंड 10 लाख की कैपिटल के ऊपर अपने देंगे, तो 10 लाख पे 20% यानी 2 लाख, ये 2 लाख डिविडेंड आया। उसके ऊपर भी अपने क्या करेंगे? 15.45% करेंगे, तो वो 30,900 आएगा। ये दोनों भी अपने एसटीपी में वापस ले जाएंगे। ये सब माइनस किया, ध्यान दो, ये सब माइनस किया, तो माइनस करने के बाद तुम्हारा एक आंसर आता है, वो आंसर आता है तुम्हारा 1093779। आंसर क्या आता है? 1093779। और मैंने आपको एक सेकंड नोट भी खाली छुड़वाई, टोटल नहीं करना है, मैंने ऐसा बोला था। कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस वाली। तो ये जो आंसर आया ना तुम्हारा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो अब वापिस पूरा रिपीट कर रहा हूँ, देखो रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट से शुरू होगा, और ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंदर जो तुम्हारा प्रॉफिट आया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में अपने अप्रोप्रिएशन करेंगे। अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? डिविडेंड। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वाले का ढूंढा और उसके ऊपर डीडीटी निकाला, और इसी की तरह से इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड ढूंढा, उसके ऊपर भी अपने डीडीटी निकाला। ये चारों चार की एंट्री सेकंड एंट्री एसटीपी में जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जाएगी, राइट। अब इसको माइनस करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट की सेकंड एंट्री कहाँ पे जाएगी? तुम्हारी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, यानी सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो देखो सेकंड शेड्यूल में मैं आपको बताऊं, ये रहा 1093779 आपको दिख रहा है सेकंड नंबर के शेड्यूल के अंदर। अब इसका टोटल कर देंगे। अब सारे टोटल तुम्हारे क्लियर हो गए। अब अपने बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट कंपैरेटिवली इजी पीएनएल से। पीएनएल में याद बहुत रखने का, छोटा होता है पीएनएल, नोट्स कम होती है, लेकिन बैलेंस शीट में नोट ज्यादा होने के बाद भी बैलेंस शीट इजी होती है। अब देखो बैलेंस शीट है ना, उसमें पहले अपने ये वाली साइड देखेंगे, लायबिलिटी साइड, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो कैपिटल एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल 10 लाख और 5 लाख मिला के 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल यहाँ पे लिख दिया। सी हमेशा खाली रहेगा, सेकंड हमेशा खाली रहेगा, मैं बोल चुका हूँ। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन है 8 लाख की, वो डायरेक्ट लिखेंगे। ये बी सी डी हमेशा खाली रहेगा, कभी भी नहीं आएगा, वो नील। और ये ए भी खाली रहेगा, नील। ट्रेड पेबल में तुम्हारे जो नोट में फोर्थ नोट के अंदर वो सीधे 1.25 लाख यहाँ पे लिख दिए। और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था वो लिखा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। इन सब का टोटल करो तो एक साइड का टोटल तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हारे दूसरी साइड का टोटल, यानी तुम्हारी नॉन करंट असेट, उसमें टेंजिबल असेट जो वहां पे अपने साथ में शेड्यूल में लिखा था वो सीधा यहाँ पे लिख देंगे, राइट। और इनटेंजिबल एसेट में गुडविल वगैरह होता है, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं, तो उसको अपने खाली छोड़ दिया, नील लिख दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खाली, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट खाली, ये हमेशा खाली रहेगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,35,000, बाकी सब खाली रहेगा, राइट। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस खाली, पर शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस है अपने पास, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 5 लाख 12 नंबर के शेड्यूल के अंदर। इन्वेंट्रीज तुम्हारी 1.5 लाख है। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक बैलेंस आएगा। ये सब यहाँ पे तुमने नोट्स में से लिख दिया, टोटल कर दिया। और मैंने बोला था कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, मैंने बोला था कि वो टोटल में नहीं लिखेंगे, अलग से नीचे लिखेंगे, और उसको टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, खाली पंचो रह जाए यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है। और ये दोनों साइड तुम्हारी टैली हो गई, ये देखना है, ओके। ये तुम्हारा सम कंप्लीट हुआ। एक सम कितने पेज का हुआ? 5 पेज तुम्हारी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट के अंदर गए, और 5 पेज तकरीबन तुम्हारी नोट्स के अंदर जाएंगे, और वर्किंग का एक, यानी 11 पेज का एक सम होता है, बराबर।